मॉर्निंग गाइस, आपका अपना विजय राज कटारिया फिर से हाजिर है आप लोगों की सेवा में लेकर एक नए लेक्चर के साथ में द शेल थ्योरी। ओके गाइस, कोशिका सिद्धांत जिसके बारे में हमें आज स्टडी करना है। कोशिका सिद्धांत के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए थे, लेकिन सबसे पहले जो कोशिका सिद्धांत है इसकी नींव रखने का श्रेय जो जाता है वो ड्यूटेरोचैट नामक साइंटिस्ट को जाता है। ड्यूटेरोचैट नामक एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्हें कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है। यानी कि कोशिका सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम हमें ड्यूटेरोचैट नामक वैज्ञानिक ने समझाया था, या नींव जो कोशिका सिद्धांत की थी वो ड्यूटेरोचैट नामक साइंटिस्ट ने रखी थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मोमिसा नामक पादप की, मोमिसा ध्यान रखना एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ड्यूटेरोचैट ने किस पादप की कोशिका से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वो मोमिसा पादप की कोशिका को पृथक किया था। मोमिसा पादप की कोशिका को पृथक किया था ओके गाइस, अब ये जो मोमिसा पादप है इसकी कोशिका को पृथक करके इसे मोमिसा पादप की कोशिका को नाइट्रिक एसिड में उबाला, नाइट्रिक एसिड में उबाला और उबालकर उसे पृथक किया। अब देखिए हम इसको समझते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपने प्रयोग को किया था। सबसे पहले ड्यूटेरोचैट ने मोमिसा पादप की कोशिका को उस पादप से पृथक किया। उसके बाद में जो पादप की कोशिका उसे प्राप्त हुई थी उस पादप कोशिका को उन्होंने नाइट्रिक एसिड के घोल में उबाला और नाइट्रिक एसिड के घोल में उबालकर उसे अभिरंजित किया और एक पादप कोशिका को पृथक किया और उस पादप कोशिका को पृथक करके कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन इन्होंने केवल ड्यूटेरोचैट नामक साइंटिस्ट ने केवल कोशिका सिद्धांत की नींव रखी थी, बाकी इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया नहीं था। तो अब हमें यह जानना जरूरी है कि अगर ड्यूटेरोचैट नामक साइंटिस्ट ने कोशिका सिद्धांत की नींव रखी है तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए गाइस, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो हुआ है या जिनके द्वारा किया गया है उनका हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया। तो गाइस, कोशिका जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन दो वैज्ञानिकों ने सम्मिलित रूप से किया था। दोनों वैज्ञानिक जो थे अलग अलग ब्रांच के थे। तो देखिए, पहला वैज्ञानिक था स्लीडन, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे और ये बॉटनी से रिलेटेड थे या बॉटनिस्ट थे। ये इन्होंने वनस्पति पर अपना अध्ययन किया, वनस्पति वैज्ञानिक भी इन्हें कहा जाता है और इन्होंने अपनी रिसर्च जो थी वो पेड़ पौधों पर की। ओके गाइस, लगभग 1838 के समथिंग। ध्यान रखना कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला वैज्ञानिक स्लीडन था, जो जर्मन एक साइंटिस्ट था। 1838 की ये बातें हैं और ये एक बॉटनिस्ट था जिन्होंने वनस्पति वैज्ञानिक कहा जाता है और उन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे
अपने जो सिद्धांत इन्होंने दिए थे वनस्पति विज्ञान या पेड़ पौधों के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे। इन्होंने पेड़ पौधों की कोशिकाओं से कोशिका सिद्धांत को निरूपित किया था। दूसरे वैज्ञानिक थे श्वान। ये श्वान जो साइंटिस्ट थे ये ब्रिटेनिस्ट थे, यानी कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटेनिस्ट, और ये लगभग 1839 का इनका समय था। और ये एक जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजी से रिलेटेड थे, यानी कि जंतु विज्ञान से ये रिलेटेड थे, इसलिए इन्हें जंतु वैज्ञानिक भी कहा जाता था। और इन्होंने अपने जो प्रयोग किए जंतुओं पर किए, जंतु कोशिकाओं के द्वारा इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। तो गाइस, स्लीडन व श्वान ने सम्मिलित रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लीडन व श्वान ने सम्मिलित रूप से किया। इन्होंने पादप कोशिकाओं पर अपने प्रयोग किए और इन्होंने एनिमल कोशिकाओं पर अपने प्रयोग किए। ओके गाइस, इसलिए इनको सम्मिलित रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है। अब हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं कि कोशिका सिद्धांत जो है उसके अंतर्गत मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, जिसके अनुसार हम कोशिकाओं की संरचनाओं को, कोशिकाओं के बारे में, उसकी कार्यकी के बारे में, उसकी आनुवंशिकी के बारे में, उसकी जैव रासायनिकी के बारे में, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में किस तरीके से हमें पता लगता है, यह कोशिका सिद्धांत आज हमें बताएगा। तो देखिए, इस कोशिका सिद्धांत के अनुसार जो स्लीडन व श्वान ने हमें प्रस्तुत किया है उसके अनुसार हम जानेंगे कि कोशिका सिद्धांत जो है किसके बेस पर है। तो देखिए गाइस, इस कोशिका सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट यह है कि सभी जो कोशिकाएं हैं वो एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। और कोशिका सिद्धांत का पहला चरण है कि सभी जीवों का शरीर जो है, सभी जीवों का शरीर जो है वो कोशिकाओं से निर्मित होता है। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है। ओके गाइस, पहला पॉइंट तो यही था कोशिका सिद्धांत में कि सभी जो जीव हैं उनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक कोशिका से हुआ है। तो देखिए, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है। पहला पॉइंट है ये आपका कोशिका सिद्धांत का, जो स्लीडन व श्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो कोशिका है, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवंशिक इकाई होती है। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवंशिक इकाई होती है। आनुवंशिक इकाई होती है। तो गाइस, हमने सेकंड जो पॉइंट लिखा है उस पे थोड़ा विचार कर लेते हैं कि कोशिका जो है सभी जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवंशिक इकाई होती है। कैसे? तो पहले हम संरचना की बात कर लेते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका शरीर कोशिकाओं से बना होता है। अब देखिए यहां पर कि मैंने यहां कुछ सेल्स को स्ट्रक्चर यहां पे दिखाई हैं। अब ये सेल आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं। ओके गाइस, अगर कहीं आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करना।
संरचनात्मक मतलब हो गया कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं और जो कोशिकाएं हैं उनके कार्य, सभी कोशिकाएं यानी कि एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं और एक समान कार्य करने वाले ऊतक आपस में मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और वो अंग जो बने हैं ऊतकों से वो अंग मिलकर एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। तो संरचनात्मक आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ही एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं। क्रियात्मक का मतलब यह हो गया यहां पर कि जो कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं का कार्य अलग अलग होता है, यानी कि कार्य के दृष्टि से जो कोशिकाएं समान हैं वो ऊतकों का निर्माण कर रही हैं और जो असमान है वो अलग अपना कार्य करती हैं। उसी प्रकार क्रियात्मक का मतलब यह है कि कोशिकाओं में होने वाले जो कार्य हैं जैसे जैव रासायनिकी और उपापचयी क्रियाएं जो कोशिकाओं में होती हैं वो एक समान होती हैं। तीसरी बात हम यहां पर आनुवांशिकी की करते हैं कि आनुवांशिक जो है ये एक बहुत बड़ा महत्व रखता है हमारी कोशिका विज्ञान में, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ जो है कोशिका के अंदर वो डीएनए, आरएनए, स्पेशली आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है जो कोशिकाओं के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। तो गाइस आपको ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट के तरफ। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि जो कोशिका है, हर एक कोशिका, गाइस ध्यान रखना कि हर एक कोशिका जो है, हर एक कोशिका जैव रासायनिकी, व उपापचयी क्रियाओं की दृष्टि से, उपापचयी क्रियाओं की दृष्टि से एक समान होती हैं, एक समान होती हैं। अब हमें इस टॉपिक को थर्ड वाले को भी समझना होगा क्योंकि हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी की जाए। थर्ड पॉइंट हमने कहा है कि जो प्रत्येक कोशिकाएं हैं उनमें जैव रासायनिकी यानी केमिकल कंपोजिशन एंड उपापचयी क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिक जो कंपोजिशन है वो प्रत्येक कोशिका में एक समान होते हैं। सभी कोशिकाओं में जैव रासायनिक पदार्थ व उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं वो एक समान होती हैं। अब मैं चौथे पॉइंट की बात करने वाला हूं और चौथे पॉइंट को मैंने स्टार लगा दिया है। स्टार इसलिए लगाया है कि चौथा पॉइंट जो है कोशिका सिद्धांत का ही है, लेकिन ये पॉइंट जो चौथा दिया गया है ये आपके स्लीडन व स्वान के द्वारा नहीं दिया गया बल्कि रुडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो मैं चौथे पॉइंट की बात करने वाला हूं। चौथा पॉइंट आपका रुडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने दिया था जिसको कोशिका सिद्धांत में लागू किया गया है। तो देखिए गाइस चौथा पॉइंट आपका क्या है उसको थोड़ा डीपली आप समझेंगे, नीट में वहां से क्वेश्चन निकाला जाता है। फोर्थ पॉइंट आपका है कि हर एक कोशिका की उत्पत्ति, गाइस ध्यान रखना कि हर एक कोशिका की उत्पत्ति पूर्व में निर्मित या पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होती है। पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है और ये पॉइंट है चौथा, कोशिकाओं से होती है, क्योंकि ये जो टॉपिक है और ये जो पॉइंट है कोशिका सिद्धांत का ये नीट में क्वेश्चन बन के आ जाता है। हमने क्या लिखा है 4 पॉइंट में कि हर एक कोशिका किसी भी जीव की हो उसकी उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होती है, यानी कि कोशिकाओं में जो डिवीजन होता है डिवीजन से मेनी मोर सेल्स डेवलप होती हैं। लेकिन यहां पर पॉइंट अपना क्या कर रहा है कि हर एक कोशिका जो है वो पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से डेवलप होती है, यानी कि जब तक सेल
डेड नहीं होगी तब तक नई सेल जनरेट नहीं होगी। यानी कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू सेल्स का डेवलपमेंट होता है। तो गाइस समझ लेना। और ये किसने कहा? ये रुडोल्फ विर्चोव ने कहा, रुडोल्फ विर्चोव ने कहा कि जो नई सेल्स जो बनती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, यानी कि पूर्व कोशिकाओं से बनती है। तो कैसे? देखिए, मैंने यहां पर एक सेल को निरूपित किया है, ओके गाइस, और इस सेल के सराउंडेड एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। गाइस हम लिविंग की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की। अगर हम प्लांट की बात करते तो यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल सेल्स के चारों ओर सराउंडेड एक कवरिंग होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली। तो गाइस ध्यान रखना कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक ही अंतर है कि जंतु कोशिकाएं जो होती है उनके चारों ओर कोशिका झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में उनके चारों ओर कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है। ओके गाइस, सेल के चारों ओर जो कवरिंग होगी वो कोशिका झिल्ली कहलाती है और इस सेल के अंदर मेनी टाइप्स के कंटेंट मौजूद होते हैं और इनके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसे केंद्रक कहा जाता है, केंद्रक, और इसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है। और गाइस मैं आपको रिपीट कर दूं कि साइटोलॉजी जो शब्द था, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि साइटोलॉजी जो शब्द था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया हुआ था। यानी कि सबसे पहले तो गाइस किसी भी चीज की खोज की जाती है और जिसका नाम दिया जाता है ना वो ही उसका पिता कहलाता है, यानी वो ही उसका जनक कहलाता है। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है, क्योंकि जो जिसकी खोज करता है वो ही उसका जनक कहलाता है। तो गाइस ध्यान रखना कि सेल के चारों ओर कोशिका झिल्ली का आवरण होता है जो इस सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, साथ में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाती है। और इस सेल के अंदर विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स या कंटेंट प्रेजेंट होते हैं जिन्हें साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में मैं आपको बता दूं कि विभिन्न प्रकार के कोशिकांग इसके अंदर उपस्थित होते हैं। इन कोशिकांगों में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, तारक काय हो गया, गोल्जी काय, तारक काय, राइबोसोम, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग इसमें उपस्थित होते हैं। अब गाइस ध्यान यहां पर दे देना है कि जो केंद्रक है इसके चारों ओर एक केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित होती है, लेकिन हम नॉर्मली हम बात ये करने वाले हैं कि केंद्रक जो है उसमें डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, विभिन्न प्रकार के जैसे जीन, गुणसूत्र, क्रोमोसोम आदि प्रेजेंट होते हैं। और ये जो डीएनए है ये आनुवंशिक पदार्थ होता है किसी भी कोशिका का जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। अब हमें यह समझना है कि इस पॉइंट में क्या कहा है कि हर एक कोशिका की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होती है, और ये किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चोव ने। और फिर इस नियम को या इस जो टॉपिक है हमने पढ़ रहे हैं कि हर एक कोशिका की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होती है, इस सिद्धांत को लागू कर दिया गया था कोशिका सिद्धांत में जो रुडोल्फ विर्चोव द्वारा दिया गया था। देखिए गाइस, अब ये जो सेल है जैसे इसके अंदर डिवीजन होगा तो ये समान अपने दो सेलों में डिवाइड हो जाती है। अब आप ध्यान देना कि पूर्व में जो सेल है वो ये है और इस सेल से दो नई सेल बन रही हैं, यानी कि जो दो समान पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है समसूत्री विभाजन के दौरान। तो गाइस ध्यान रखना, जब समसूत्री विभाजन के दौरान दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है, यानी कि मात्र कोशिका यहां पर ये सेल है, इससे दो नई सेल यहां पर बनी है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। यानी हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जो दो नई कोशिकाएं बनी हैं ये एक पूर्व
कोशिका से बनी है। तो रुडोल्फ विर्चोव ने सही कहा था कि नई कोशिकाएं तभी बनेंगी जब पूर्व में उपस्थित कोशिकाएं उनका निर्माण करती हैं, उनमें डिवीजन जब होता है तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब मैं आपसे यह डिस्कशन कर लेता हूं कि रुडोल्फ विर्चोव ने एक शब्द प्रकाशित किया था और उस शब्द का मतलब होता था कि जो प्रत्येक कोशिकाएं हैं वो पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। तो रुडोल्फ विर्चोव ने अपने एक शब्द के जरिए हम इस फोल पॉइंट को समझेंगे। तो उन्होंने शब्द दिया था, ध्यान रखना कि गाइस हम आज जो पढ़ रहे हैं वो दोबारा ना पढ़ना पड़े, हम ये कोशिश करें। ओके गाइस, 5 पॉइंट आपका है यहां पर कि जितने भी सृष्टि पर जीव हैं उनमें जो क्रियाएं होती हैं वो तभी संभव होती हैं जब कोशिकाएं आपस में अंतर क्रियाएं करें। तो 5वां पॉइंट आपका ये है कि सभी जीवों में क्रियाएं तभी संभव होती हैं जब कोशिकाएं आपस में अंतर क्रियाएं करती हैं। सभी जीवों में क्रियाएं तभी संभव होती हैं जब कोशिकाएं आपस में अंतर क्रियाएं करती हैं। तो गाइस समझ में आ गया होगा कि इस सृष्टि पर जितने भी जीव हैं वो अपना विकास या जो भी क्रियाएं उनके अंदर हो रही हैं वो तभी संभव हो पाती हैं जब कोशिकाएं जो है आपस में अंतर क्रियाएं करें। तो आज हम पढ़ रहे थे कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका सिद्धांत को हमने भली भांति यहां पर देखा है। और गाइस आप ध्यान रखना कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार हमें यह पता लग गया है कि सेल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और जो इस सृष्टि पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। तो गाइज आप नॉर्मली तरीके से समझ गए होंगे कि कोशिका सिद्धांत जो है स्लीडन व स्वान ने प्रस्तुत किया था, लेकिन इसकी नींव टिटोरोचैट नामक वैज्ञानिक ने रखी थी। ओके गाइज।